Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss CCS Leave Rules 1972. In this part, I will discuss 10 MCQs, and it is incredible MCQs. It is part 1. In this part, I will discuss rules 1 to 10. It means rules 1 to 10. Actually, within these rules, actually, I have framed the questions. So also you can get answer with it means clarification. So for that reason, it is clearly given to the point summary with MCQs. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming quality videos. You see, is Asit Government Rule Guru. Let's compete. Please subscribe, like, and share my channel. If you see my video, then please click on the subscribe button so that you can get notification for my upcoming videos. So if any queries there, you can contact with me. Contact with my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss 10 MCQs with clarification related to the Central Civil Services Leave Rules 1972. Okay. You see the question number 1. Mr. A permanent central government, you see, Mr. A permanent central government employee, is sent on a temporary transfer to the Indian Railways for a duration of 1 year. Concurrently, Miss B, a state government employee, is brought to a central government department on deputation for a limited period. So according to rules 2 and 4 of CCS leave rules 1972, how are their respective leave rules governed during this period? यहाँ पर दिया है कि जो क्लियरली मेंशन है, फर्स्ट ऑप्शन है कि मिस्टर ए परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेंट ऑन ए टेम्पोररी ट्रांसफर टू द इंडियन रेलवेज फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर. आप याद रखिए, यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूं, आपको आंसर मिल जाएगा. जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो डेपुटेशन में स्टेट गवर्नमेंट जा रहा है, ठीक है, कि सपोज रेलवे में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, चाहे डेपुटेशन हो कि सपोज एनी पीएसयू को जा रहा है, पब्लिक सेक्टर फॉरेन सर्विस में पीएसयू की ऑटोनोमस बॉडी इसमें जा रहा है, तो इस केस में जो उसका डेपुटेशन पीरियड टाइम में, डेपुटेशन पीरियड तो टेम्पररी है, कि उसका जो फॉरेन सर्विस पीरियड है उसमें उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उसका जो लीव रूल्स है पेरेंट डिपार्टमेंट का, वही लागू होगा. याद रखिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो डेपुटेशन में चला जाएगा, ठीक है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट को, कि सपोज फॉरेन सर्विस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, इस केस में क्या होगा, चाहे डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में तो टेम्पररी पीरियड के लिए जाएगा, तो उस टाइम में उसका लीव रूल्स क्या होगा, तो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट का जो लीव रूल्स है वही लागू होगा. ठीक है, क्लियर. ये मिस्टर वही सेम थिंग दिया है. आप रूल पोजीशन देखेंगे, रूल इसको मैं बता देता हूं, रूल जो सीसीएस लीव रूल्स 1972 है, रूल पोजीशन रूल 4 सबसेक्शन 1 देख लीजिए. क्लियरली गिवन कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू whom these rules apply shall continue to be governed by these rules while on temporary transfer to the Indian Railways or to a state government or while on foreign service within India. तो यही उनके लिए यही लीव रूल्स लागू होगा. उसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सीसीएस लीव रूल्स 1972 वही लागू होगा. क्लियर. सेकेंड ऑप्शन आप देखिए, यहां पर दे दिया जो मिस बी ये दिया है, ए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज ब्रॉट टू ए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन. अच्छा, यहां पर देखिए, यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहा है डेपुटेशन में, ठीक है, जब एनी अदर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट का हो, चाहे ऑटोनोमस बॉडी का हो, जब वो डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जाएंगे, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सीसीएस लीव रूल्स 1972 उसके लिए लागू होगा? उनके लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि वो टेम्पररी पीरियड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आएंगे. और ये भी रूल पोजीशन आप देखिए, ये रूल पोजीशन सीसीएस लीव रूल्स
1972 का रूल 2 सबसेक्शन के देख लीजिए, इसमें क्लियरली मेंशन है, जब अदर डिपार्टमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, पीएसयू हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, उससे वो डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जाएंगे, ठीक है, तब इस केस में उनके लिए सीसीएस लीव रूल्स 1972 लागू नहीं होगा, उनका डिपार्टमेंट का जो है वही लागू होगा। तो इसमें बहुत क्लियर कट है, जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई डेपुटेशन में कि फॉरेन सर्विस में अदर डिपार्टमेंट को जाएगा, उसका ही पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल्स लागू होगा। वैसे ही जब कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई, कि रेलवे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई, कि ऑटोनोमस बॉडी है, कि पीएसयू का एम्प्लॉई, जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा डेपुटेशन में, कि क्लियर, जब डेपुटेशन में जाएगा तो उसके लिए उस केस में सीसीएस लीव रूल्स 1972 उनके लिए लागू नहीं होगा, उनका डिपार्टमेंट का लीव रूल्स लागू होगा, ठीक है। रूल पोजीशन भी बताया। अच्छा, 4 ऑप्शंस गिवन, both Mr. A and Mrs. B are strictly governed by the Central Civil Services Leave Rules 1972, as they are both currently serving in connection with the affairs of the Union. Second one, Mr. A continues to be governed by the CCS Leave Rules 1972, while Miss B is explicitly excluded from the application of these rules. तो यही करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है, मिस्टर ए बिकम सब्जेक्ट टू द रेलवे लीव रूल्स अपन हिज ट्रांसफर, while मिस बी बिकम सब्जेक्ट टू द सीसीएस लीव रूल्स 1972, ये गलत है, ठीक है, फर्स्ट भी गलत है, ठीक है। और फोर्थ जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन, मिस्टर ए कंटिन्यूज अंडर द सीसीएस लीव रूल्स 1972, while मिस्टर बी रिमेन्स सब्जेक्ट टू हर पेरेंट स्टेट गवर्नमेंट लीव रूल्स अनलेस द फंडामेंटल रूल्स डिक्टेट अदरवाइज। तो इसमें जो ऑप्शन है उसमें करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, देखिए, मिस्टर ए कंटिन्यूज अंडर द सीसीएस लीव रूल्स 1972 while मिस्टर बी रिमेन सब्जेक्ट टू हर पेरेंट स्टेट गवर्नमेंट लीव रूल्स अनलेस द फंडामेंटल रूल्स डिक्टेट अदरवाइज, ये नहीं है, ये गलत है। एक्चुअली रूल्स आप देखिए क्लियरली मेंशन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो ए के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अदर डिपार्टमेंट को जा रहा है डेपुटेशन में, स्टेट गवर्नमेंट की, ऑटोनोमस बॉडी की, पीएसयू, तो उस केस में उसका पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल लागू होगा। वाइल वैसे ही आप जब मिस्टर्स बी को देखिए, वो इज एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ, इसमें क्या है, जो मिस्टर्स बी का बात आता है वो स्टेट गवर्नमेंट से जा रहा है डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसको सीसीएस लीव रूल्स 1972 लागू नहीं होगा, ठीक है, वही क्लियरली मेंशन है। The person serving under a central government department on deputation from a state government or any other source for a limited duration, उनके लिए जो सीसीएस लीव रूल्स का जो एप्लीकेबिलिटी है वो लागू नहीं होगा। तो यहां पर जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, आप क्लियर हो जाएंगे। तो अंडर रूल 4 सबसेक्शन 1 बोल रहा है सीसीएस लीव रूल्स 1972 कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स to whom these rules apply continue to be governed by these rules while on temporary transfer to the Indian Railways, okay, therefore Mr. A remains under the CCS leave rules, ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडियन रेलवे को जा रहा है, इंडियन रेलवे का जो लीव रूल्स अलग है और वो टेम्पररी पीरियड के लिए जा रहा है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई रेलवे को जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है डेपुटेशन में, तो उसका ही जो पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल्स लागू होगा, ठीक है। और अंडर रूल 2 के बोल रहा है, जब कोई स्टेट गवर्नमेंट से, ऑटोनोमस बॉडी से, पीएसयू से, रेलवे डिपार्टमेंट से, जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जाएंगे, क्या सीसीएस लीव रूल्स उनके लिए एप्लीकेबल होगा? उनको सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 लागू नहीं होगा। यहां पर दे दिया, देखिए, द रूल्स आर नॉट अप्लाई टू पर्सन सर्विंग अंडर ए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन फ्रॉम ए स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर सोर्स फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन, देयरफॉर मिस्टर बी इज एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम दीज रूल्स। तो उनके लिए लागू नहीं होगा। जब अदर डिपार्टमेंट से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, ऑटोनोमस बॉडी है, कि पीएसयू है, कि रेलवे डिपार्टमेंट है, वहां से वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे डेपुटेशन में, तो उनके लिए सीसीएस लीव रूल्स 1972 लागू नहीं होगा, ठीक है। रूल पोजीशन भी बता दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज क्लियरली गिवन, which of the following combination of periods is collectively counted towards determining a government servant's completed years of service or 1 year's continuous service? अच्छा, जो 1 year's continuous service है, उसमें कैसे हम, क्या कॉम्बिनेशन को हम काउंट करेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंटिन्यूस सर्विस है, 1 year कंटिन्यूस सर्विस कि कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, तो उसमें थोड़ा आपको बता देता हूं।
रूल पोजीशन आप सीसीएस लीव रूल्स जो 1972 का आप देख लीजिए, रूल 3 सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन डी देख लीजिए, ये रूल पोजीशन है। उसमें क्लियरली दिया है कि जो कंटिन्यूअस सर्विस है ड्यूटी पीरियड तो काउंट होगा, ऑल लीव्स, सभी लीव्स काउंट होगा। सभी लीव्स में क्या है, सीएल है, ऑन लीव है, हाफ पे लीव है, कम्यूटेड लीव है, मैटरनिटी लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, पैटर्निटी लीव है, स्टडी लीव है, ऑल टाइप ऑफ लीव काउंट होगा। अच्छा, यहां पर ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ये काउंट होगा कि नहीं, ये भी कंटिन्यूअस सर्विस में काउंट होगा, चाहे विथ मेडिकल सर्टिफिकेट और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी काउंट होगा। ठीक है, ये क्लियरली दिया है रूल पोजीशन में, आपका जो ड्यूटी पीरियड, ऑल लीव्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट विथ मेडिकल सर्टिफिकेट ये कंटिन्यूअस, यस कंटिन्यूअस सर्विस में इंक्लूड होगा, चाहे विथ हो कि विदाउट हो। ठीक है, क्योंकि ईओएल केस में क्या है, चाहे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट विथ मेडिकल सर्टिफिकेट, लीव सैलरी तो नहीं मिलेगा, मगर मेडिकल सर्टिफिकेट देने से क्या है, वो एक्चुअली ड्यूटी पीरियड में काउंट होगा। ठीक है, मगर विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट वो ड्यूटी पीरियड में काउंट नहीं होगा, और वो एक्चुअली इंक्रीमेंट के लिए वो सब काउंट नहीं होगा, और उसमें क्या है थोड़ा आपका ईएल अफेक्ट होगा, मगर कंटिन्यूअस सर्विस में सर्विस ब्रेक नहीं होगा, सर्विस ब्रेक नहीं होगा। जितना यूएल विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आप दे दिया ड्यूटी पीरियड, उतना सपोज आप 20 डेज यूएल विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, वो अनदर 20 डेज आप ज्यादा उसमें ऐड कर दीजिए, मगर सर्विस ब्रेक नहीं होगा। तो उसमें देखिए ये जो रूल पोजीशन में क्लियरली बताया है कि कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और 1 ईयर्स कंटिन्यूअस सर्विस मींस कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स द पीरियड्स स्पेंट ऑन ड्यूटी, मैं वही बताया पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी as well as on leave, all types of leaves में बताया, including extraordinary leave, extraordinary leave with medical certificate, without medical certificate, वो इंक्लूड होगा। मगर आप कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं। सपोज ईओएल विदाउट पे है 1 मंथ, आपका 1 ईयर कंप्लीट, सपोज आप ज्वाइन किया जनवरी 1 2025, आपका कंप्लीट होगा, इसमें अगेन इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 ईयर डिसम्बर 31 2025 में कंप्लीट होना चाहिए। मगर आप ये जो है विदाउट 1 मंथ जो है विदाउट पे, ये तो काउंट नहीं होगा, तो 1 मंथ इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जैसे जनवरी 30, तो इसमें यदि 1 मंथ आपका यूएल विदाउट पे हो जाता है, विदाउट यो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सपोज ईओएल विदाउट एमसी, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, इस केस में सपोज आप जनवरी 1 2025 में ज्वाइन किया, आपका 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस कब कंप्लीट होगा मैं बताऊंगा। आपका नॉर्मली डिसम्बर 31 2025 में कंप्लीट होना चाहिए 1 ईयर, मगर अभी 1 मंथ ऐड कर दो, जिसमें आपका जनवरी 30 ओके 2026 में 1 मंथ उसमें ऐड कर दो, मगर ब्रेक इन सर्विस नहीं होगा। मगर ठीक है, तो जो लीव रूल्स में क्लियरली बता दिया 31D में ड्यूटी पीरियड, ऑल लीव्स एंड यूएल, जो एक्स्ट्रा ऑल लीव्स मींस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अभी ऑप्शन देखिए, पीरियड स्पेंट ऑन, इसमें दिया है पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी एंड पीरियड स्पेंट ऑन ऑन लीव बट एक्सक्लूडिंग एनी पीरियड स्पेंट ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, ये गलत है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव भी इंक्लूड होगा। पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी ओनली आज एनी फॉर्म ऑफ लीव कॉन्स्टिट्यूट्स ए ब्रेक इन कंटिन्यूअस सर्विस, नो। पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी, पीरियड स्पेंट ऑन रेगुलर लीव एंड पीरियड स्पेंट ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, यही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन ऑप्शन डी दिया है, पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी एंड रेगुलर लीव अंडर द यूनियन इंक्लूडिंग एनी पीरियड स्पेंट ऑन फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया बट एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट ए मेडिकल सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ड्यूटी पीरियड जो कंटिन्यूअस सर्विस है, ड्यूटी पीरियड है, लीव्स है, और लीव्स जो ऑल टाइप ऑफ लीव्स है इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मींस विदाउट एमसी, विथ एमसी, और विदाउट एमसी होगा, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट मीन सपोज 15 डेज विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वही 15 डेज थोड़ा ऐड कर, वो सर्विस ब्रेक नहीं होगा। जो आपका सर्विस कंप्लीट होना चाहिए सपोज जनवरी 1 में, वो कंप्लीट होगा जनवरी 15 में, 15 दिन सपोज आप ले लिया विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ये
15 डेज थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस सर्विस कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें सेम थिंग अकॉर्डिंग टू रूल पोजीशन के हिसाब से आप देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू रूल 3(1)D, completed years of service or 1 year's continuous service means continuous service of specified duration under the central government and includes the period spent on duty as well as on leave including extraordinary leave. The rule makes no distinction or exclusion regarding the type or reason for extraordinary leave. वो नहीं पूछ रहा है कि extraordinary leave का रीजन क्या है, ओके, बट इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आपका कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और 1 ईयर्स कंटिन्यूअस सर्विस में इंक्लूड होगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ये मिलिट्री ऑफिसर हु इज नॉट इन परमानेंट सिविल एम्प्लॉय इलेक्ट्स टू ड्रॉ सिविल रेट्स ऑफ पे। वो एक्चुअली परमानेंट सिविल एम्प्लॉय नहीं है, आप जानते हो कि मिलिट्री ऑफिसर एक परमानेंट सिविल एम्प्लॉय नहीं है, मगर सिविल रेट्स ऑफ पे ड्रॉ कर रहा है। लेटर ही इज रिलीज्ड फ्रॉम द आर्म फोर्सेस and is subsequently appointed substantively to a permanent civil post to which the CCS leave rules 1972 apply. So how must his accumulated leave be managed upon this substantive appointment? अच्छा, एक जो मिलिट्री ऑफिसर है वो एक्चुअली सिविल एम्प्लॉय नहीं है, परमानेंट सिविल एम्प्लॉय नहीं है, मगर अभी क्या है उसको वो जाकर एक परमानेंट सिविल पोस्ट ज्वाइन किया, उसको रिलीज कर दिया गया मिलिट्री ऑफिसर पोस्ट से और वो जाकर अभी परमानेंट सिविल पोस्ट में ज्वाइन किया, ठीक है, उसको सिविल रेट्स मिल रहा है, ठीक है, तो वो परमानेंट सिविल पोस्ट ज्वाइन किया, क्या उसको जो सीसीएस लीव रूल्स 1972 उसको लागू होगा, उसका जो जब मिलिट्री ऑफिसर था तो उसमें उसका जो अक्यूमुलेटेड लीव को कैसे मैनेज किया जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा है। इसमें आप रूल 5 देखिए, क्लियरली मेंशन है कि इसका जो मिलिट्री केस में मैं बता देता हूं, मिलिट्री केस में बेसिकली जो हमारा अर्न्ड लीव होता है, ठीक है, जो अर्न्ड लीव होता है उसको देखिए, ईएल जो होता है मिलिट्री केस में वो नेचुरल लीव, वो उसको बोलते हैं एनुअल लीव, याद रखिए। तो एनुअल लीव जो इक्विवेलेंट, ये एनुअल लीव बोलते हैं मिलिट्री डिपार्टमेंट में, वही हमारा जो ईएल है अर्न लीव है उनका एनुअल लीव है, ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जब एक मिलिट्री ऑफिसर को मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलीज कर दिया गया और वो कोई सिविलियन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और उसको सिविल रेट्स में उसका पे फिक्स हुआ, तो उस केस में उसका जो मिलिट्री डिपार्टमेंट में जो लीव ड्यूज था, जो अकोमुलेटेड था, वो क्या होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि एनुअल लीव मिलिट्री डिपार्टमेंट में जो एनुअल लीव है हमारा अर्न लीव है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और एक है उनका जो एक उनका लीव एक बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर का फरलो एक है, इसको बोलते हैं, एक लीव होता है उनका स्पेशल लीव, ओके, फरलो जिसको बोलते हैं, वो एचपीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हमारा जो एचपीएल है, हाफ पे लीव है, उनका फरलो बोलते हैं, FURLOUGH। तो दो प्रकार का, उनका एनुअल लीव जो है हमारा ईएल है, और उनका जो फरलो टाइप ऑफ लीव है वो एचपीएल है, उस तरीके से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मगर इसमें एक रूल है, यदि कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो लीव को फास्ट आपको सिविलियन डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करोगे तो उस लीव को फास्ट आपको कंज्यूम करना है, देन आपका सिविलियन डिपार्टमेंट का जो लीव है वो आप फिर वो खत्म होने, एग्जॉस्ट होने के बाद उसको आप जो सिविलियन डिपार्टमेंट का जो लीव है उसको आप यूज करोगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। उसमें खाली जस्ट याद कीजिए, यदि कोई मिलिट्री ऑफिसर जाकर अभी सिविलियन डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहा है और सिविल रेट्स में उसको पे मिल रहा है, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट में जो लीव्स था, उसका अकोमुलेटेड लीव था, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, तो उनका जो मैं बता दिया, जो एनुअल लीव है वही एनुअल लीव जितना होगा वो ईएल हो जाएगा सिविलियन डिपार्टमेंट में, और जो फॉरलो टाइप का लीव होगा उसको एचपीएल हो जाएगा सिविलियन डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसमें रूल 5 के क्लियरली मेंशन है, ठीक है। उसमें आप देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है ओनली इज एनुअल लीव इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज परमिटेड अंडर द आर्म फोर्सेस रूल्स इज कैरी फॉरवर्ड एंड इट मस्ट बी यूटिलाइज कॉन्करेंटली विद न्यू अर्न लीव। अच्छा, मैं बता देता हूँ, जैसे जो इसमें लिख दिया नेचुरल लीव, नेचुरल लीव तो कन्वर्ट हो जाएगा ईएल। सपोज इसमें आपका था सपोज 120 डेज,
ओके, जो नेचुरल लीव है वो हमारा ईएल है। और बाकी एक था जो फॉरलो, FURLOUGH एक लीव था, फॉरलो हो जाएगा हमारा सिविलियन डिपार्टमेंट HPL हो जाएगा। सपोज ये 80 है, तो जब आप सिविलियन डिपार्टमेंट में फर्स्ट इसको आपको कंज्यूम करना है। जब आप सपोज ईएल लेना है, जब ईएल लोगे इसी से ही वो डेबिट होगा। जो सिविलियन डिपार्टमेंट का ईएल है, HPL है, अभी आप उसको यूज नहीं कर सकते। आप फर्स्ट जो ये जो कैरी फॉरवर्ड हुआ मिलिट्री डिपार्टमेंट से, जो लीव कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये एग्जॉस्ट होने के बाद आप सिविलियन डिपार्टमेंट का जो ईएल HPL क्रेडिट हो रहा है आप उसको अवेल करेंगे। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको फर्स्ट आपको एग्जॉस्ट करना है सिविलियन डिपार्टमेंट में। सपोज आप 30 डेज ईएल लिया सिविलियन डिपार्टमेंट में, तो आप इससे ही जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था उसी से ही डेबिट होगा। तो ये पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब पूरा एक्सपेंस हो जाएगा तब फिर आप सिविलियन डिपार्टमेंट में जो आज यूजुअल आपको ईएल HPL मिल रहा है आप उसको यूज करोगे। तो वही है। तो उसमें जो ऑप्शंस आप देखिए, यहाँ पर बोथ हिज अर्न लीव इक्वल टू द एनुअल लीव डेज एंड हाफ पे लीव इक्वल टू हिज फॉरलो डेज आर कैरी फॉरवर्ड एंड दिस कैरी फॉरवर्ड बैलेंस मस्ट बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड बिफोर ही कैन यूज लीव अर्न्ड अंडर द सिविल रूल्स। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी दिया है, ऑल अक्यूमुलेटेड मिलिटरी लीव इज फॉरफिटेड अपॉन सब्सटैंटिव अपॉइंटमेंट टू ए सिविल पोस्ट एंड ही मस्ट बिगिन अर्निंग लीव afresh अंडर रूल 26। Option D, his annual leave is carry forward to his civil account, but his half pay leave is converted into earned leave at a 2:1 ratio subject to the maximum limits of rule 26। मगर मैं बताया उनका जो एनुअल लीव है, एनुअल लीव जब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सिविलियन डिपार्टमेंट को वो ईएल हो जाएगा। और जो फॉरलो लीव है, फॉरलो डेज है, एक स्पेशल उनका लीव होता है, वो हाफ पे लीव हो जाएगा, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मगर ये जो जितना लीव्स कैरी फॉरवर्ड होगा फर्स्ट उसको आपको यूज करना है। फर्स्ट वो जब एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो जब खत्म हो जाएगा, सिविलियन डिपार्टमेंट में जो आपका लीव है आप उसको यूज करोगे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पर देखिए रूल 5 का ऑप्शन यहां पर दे दिया। रूल 5 जो सब सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 का रूल 5 सबसेक्शन ये बोल रहा है, स्टेट्स दैट ए मिलिटरी ऑफिसर हु इलेक्ट्स civil rates of pay will have his leave regulated under these rules and upon release or discharge he carries forward his annual leave। जो भी annual leave उनका जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का annual leave है उसको वो कैरी फॉरवर्ड करेगा और यहां पर सिविलियन डिपार्टमेंट में वो ईएल हो जाएगा। और इसमें क्लियर हो गया। और एक रूल 5B क्या बोल रहा है, स्टेट्स दैट कि when appointed substantively to a permanent civil post the leave at is credit under the previous rules is carried forward and shall first be exhaust। तो जो कैरी फॉरवर्ड होगा उसको फर्स्ट आप एग्जॉस्ट करना है, खत्म करना है, फर्स्ट उसको आप यूज करोगे बिफोर द लीव अर्न अंडर दीज रूल्स इज अवेल्ड ऑफ। तो सिविलियन डिपार्टमेंट में आपको लीव मिलेगा, उसको आप कंज्यूम नहीं करोगे। जो कैरी फॉरवर्ड होगा, जो लीव फर्स्ट उसको, सपोज आप यहां पर देखिए, सपोज यहां पर कैरी फॉरवर्ड हुआ जो नेचुरल लीव, सपोज 80 EL है, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो आप इसको फर्स्ट एग्जॉस्ट करना है। फिर जो सिविलियन डिपार्टमेंट, सपोज सिविलियन डिपार्टमेंट में आपका 30 EL है, वो बाद में उसको कंज्यूम करोगे। ठीक है, हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो इसमें वही बता रहे जो कैरी फॉरवर्ड, ये रूल 5B वही बता रहे, जो कैरी फॉरवर्ड लीव है उसको फर्स्ट एग्जॉस्ट करोगे, देन उसके बाद जो सिविलियन डिपार्टमेंट में जो लीव आपको मिला है उसको अवेल करोगे। ठीक है, और उसमें बता दिया कि जो फॉरलो टाइप का जो डेज है वो हाफ पे लीव में कन्वर्ट होगा और जो नेचुरल लीव है वो अर्न लीव में कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया है कि which of the following categories of personnel is or are explicitly excluded from the scope of the Central Civil Services Leave Rules 1972 under Rule 2। देखिए रूल 2 में दिया है कि CCS लीव रूल्स जो किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए ए पर्सन एम्प्लॉयड इन ए कॉन्ट्रैक्ट, यदि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होगा उसके लिए लीव रूल्स लागू नहीं होगा। पर्सन लोकली रिक्रूटेड फॉर सर्विस इन द इंडियन एम्बासी इन वाशिंगटन DC, लोकली रिक्रूटेड, ये इसके लिए CCS लीव रूल्स लागू नहीं होगा। ये टेम्पररी, सपोज इंडियन एम्बासी इन वाशिंगटन DC
और उसमें कोई लोकली पर्सन लोकली रिक्रूटेड नहीं होगा। ये टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट इज इन क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय अंडर, अच्छा क्वासी इनके लिए एप्लीकेबल होगा। मैं थोड़ा इसको बता देता हूं। जो क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय किसको बोलते हैं, जैसे एक टेम्पररी पीरियड में काम कर रहा है, उसका 3 इयर्स कंप्लीट हो गया, मगर फिर भी कंप्लीटेड 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस इन टेम्पररी पोस्ट, मगर फिर भी नॉट कंफर्म्ड, उसका परमानेंट नहीं हुआ। आप समझ रहे कि नहीं? तो उसमें नोटिफिकेशन में था कि आप टेम्पररी पोस्ट को ज्वाइन कीजिए और आपका परमानेंट हो सकता है, यू मे बी परमानेंट वन। तो रूल बोल रहा है कि आप टेम्पररी पोस्ट में काम किए, आपका 3 इयर्स कंप्लीट हो गया, फिर भी परमानेंट नहीं है, तो आपको क्वासी परमानेंट कहा जाएगा। तो उसमें जैसे परमानेंट एम्प्लॉय को जो फैसिलिटी मिलता है, क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय को भी वही फैसिलिटी मिलेगा। तो वही लिख दिया, कंप्लीटेड 3 इयर्स बट स्टिल देन ऑल्सो इट मीन्स परमानेंट पोस्ट इज नॉट कंफर्म्ड, तो उसी को ही क्वासी परमानेंसी बोलेंगे। और ये बोल रहा है जो रूल पोजीशन है, आप देखिए 2 जो एप्लीकेबिलिटी बोल रहा है कि किसके लिए सीसीएस लीव रूल्स 1972 एप्लीकेबल है, वो रूल है रूल 2 सबसेक्शन के बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लागू नहीं होगा, जो लोकली रिक्रूटेड फॉर सर्विस, इंडियन एम्बासी वाशिंगटन डीसी में है, वहां पर कोई लोकल लोग आपका एम्बासी में काम करेंगे। ओके, इंडियन एम्बासी इन वाशिंगटन डीसी, वहां पर कोई अमेरिकन पीपल जाकर वहां पर काम करेगा कि कोई लोकल पीपल जाकर काम करेगा, क्या उनके लिए सीसीएस लीव रूल्स लागू होगा? लागू नहीं होगा। टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट क्वासी परमानेंट अभी मैं बताया, उनके लिए लागू होगा। एन ऑफिसर बिलोंगिंग टू द इंडियन आईएएस जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उनके लिए लागू नहीं होगा। तो वही दे दिया किसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सनल इज एक्सक्लूडेड पूछा है। एक्सक्लूडेड मींस जो में क्रॉस मार्क दे दिया, उनके लिए सीसीएस लीव रूल्स 1972 लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिए, ओनली 3 के लिए लागू होगा, और 1 to 4 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इनके लिए लागू सीसीएस लीव रूल्स 1972 लागू नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, उसको थोड़ा हम उसको मैं क्लैरिफाई नहीं किया क्योंकि आपको बता दिया डिटेल्स क्या रूल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि इफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट इज सेंट ऑन ए टेम्पररी ट्रांसफर टू द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन और ऑन फॉरेन सर्विस। ठीक है, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट, उसको टेम्पररी ट्रांसफर कर दिया गया आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, और वो फॉरेन सर्विस में चला गया आउटसाइड इंडिया, सच एज माने फॉरेन सर्विस नॉट विद इन इंडिया, फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया, सच एज ए यूएन एजेंसी। सो हाउ आर देयर लीव टर्म्स डिटरमाइंड? याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्पररी पीरियड के लिए आर्म फोर्सेस को चला गया और फॉरेन सर्विस मगर आउटसाइड इंडिया में चला गया, तो उसका लीव टर्म्स कैसे डिटरमाइन होगा? इसका रूल पोजीशन में बता देता हूं। रूल पोजीशन क्लियरली आपका मेंशन है क्वेश्चन नंबर जो 5 का रूल 4.2 में क्लियरली मेंशन है। सीसीएस लीव रूल्स 1972 रूल 4.2 क्या बोल रहा है ना, इन द केस ऑफ, सुनिए अच्छे से, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया, फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग सर्विस विद यूएन एजेंसीज विद इन और आउटसाइड इंडिया, or on temporary transfer to the armed forces of the union, these rules shall apply only to the extent provided in the terms and conditions of foreign service or temporary transfer as the case may be। तो इसमें याद रखिए, तो आपको यहां पर याद रखना है, यदि आपका टेम्पररी पीरियड के लिए आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन को ट्रांसफर हो रहा है टेम्पररी पीरियड के लिए, कि आप फॉरेन सर्विस में जा रहे हो मगर आउटसाइड इंडिया, सच एज जैसे यूएन एजेंसी, यूनाइटेड नेशन एजेंसी, यूएन में आप काम करोगे, वो दिया है विद इन कि आउटसाइड, क्यों यूनाइटेड नेशन का ब्रांचेस यहां पर है इंडिया में, चाहे विद इन इंडिया हो कि आउटसाइड इंडिया हो। ठीक है, तो उनका लीव रूल्स कैसे लागू होगा? तो उनका लीव रूल्स क्या है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहां पर। द सीसीएस लीव रूल्स 1972 अप्लाइड टू देम ओनली टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर टेम्पररी ट्रांसफर और फॉरेन सर्विस। याद रखिए, मगर नॉर्मली जो फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन में आप जा रहे हो विद इन इंडिया, तो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का सीसीएस लीव रूल्स लागू होगा। सपोज आप डेपुटेशन में जा रहे हो अदर डिपार्टमेंट को, कि फॉरेन सर्विस में जा रहे हो विद इन इंडिया, प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब आप फॉरेन सर्विस में
आउटसाइड इंडिया जा रहे हो, आउटसाइड इंडिया में सपोज यूएन का ब्रांच है, यूनाइटेड नेशन का ब्रांच इंडिया में है, विद इन इंडिया, फिर भी उसको आप जा रहे हो, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कि सपोज आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में है, चाहे उसको आप जा रहे हो तो उसको भी आउटसाइड में माना जाएगा। ठीक है, चाहे विद इन इंडिया उनका जो ब्रांचेस है, WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, उनका जो ब्रांचेस है इंडिया में, चाहे उसको जाओ कि बाहर आउटसाइड इंडिया को फॉरेन सर्विस में जाओ, तो उस केस में क्या है, जो टेम्पररी ट्रांसफर का जो टर्म्स कंडीशंस है उसी के हिसाब से सीसीएस लीव रूल्स क्या होगा, उतना एक्सटेंड तक लागू होगा। तो वो रूल पोजीशन में बताया, रूल 4 सबसेक्शन 2 बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो यहां पर आप देख लीजिए यहां पर क्लियरली, अकॉर्डिंग टू रूल 4 सबसेक्शन 2, in the case of a foreign service outside India, including UN agencies or temporary transfer to the armed forces, so these rules shall apply only to the extent provided in the terms and conditions of foreign service or temporary transfer as the case may be। ठीक है, क्लियर? तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है। हो गया क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ड्यू टू एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सोनेल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजेक्ट्स एन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, ड्यू टू एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सोनेल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस, a competent authority rejects an employee's application for earned leave and unilaterally converts it into half pay leave to balance the office attendance matrix. Concurrently, the authority completely refuses an application for leave under Rule 20 submitted by visually impaired employee, citing urgent public service exigencies without consulting any external agency. Which of the following statement is legally accurate? देखिए, आप यहाँ पर आप जानते हो, आप रूल पोजीशन को चलिए, आप रूल 7 देखिए, कोई एक्सीजेंसी सिचुएशन, कोई इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे अर्थक्वेक है कि साइक्लोन है, इस तरीके का नेचुरल डिजास्टर टाइम में आपका लीव अथॉरिटी यदि आपको लीव ग्रांट किया है उसको रिवोक करेगा, और यदि आप लीव चाहते हो तो उसको वो रिफ्यूज करेगा, क्योंकि एक्सीजेंसी सिचुएशन है। ठीक है, और एक मजा बात है उसमें, सपोज आपको ग्रांट कर दिया है, क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्सीजेंसी सिचुएशन माने इमरजेंसी, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसी सिचुएशन में, क्या इमरजेंसी सिचुएशन में आपका ईएल सैंक्शन हुआ था, क्या लीव अथॉरिटी का पावर है, लीव अथॉरिटी एलए कर दिया, क्या वो उसको एचपीएल में कन्वर्ट कर सकता है? उसका डायरेक्टली पावर नहीं है, मगर जब कंसर्न एम्प्लॉई अप्लाई करेगा कि मैं इमरजेंसी सिचुएशन है, मैं ईएल के लिए अप्लाई किया था मगर उसको एचपीएल में कन्वर्ट कर दिया जाए, यदि कंसर्न एम्प्लॉई एप्लीकेशन देगा तब जाकर वो कन्वर्ट होगा। मगर ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी सिचुएशन के नाम पे आपका ईएल सैंक्शन हुआ था और लीव अथॉरिटी उसको एचपीएल में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। विदाउट योर एप्लीकेशन इस तरीके का कन्वर्सन नहीं हो सकता। और एक चीज है, यहां पर वो दे रहा है कि जब एक्सीजेंसी सिचुएशन में बताया कि जो नॉर्मल एम्प्लॉय है, यदि उसका लीव ग्रांट हुआ है, उसको यदि इसमें देखिए, यदि लीव ग्रांट हुआ है तो ये रिवोक होगा क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, और यदि आप लीव आपको चाहिए तो उसको लीव अथॉरिटी रिफ्यूज कर सकता है क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है। ठीक है, ये रूल 7.2, ये रूल जो है सीसीएस 7.2 बोल रहा है। ठीक है, मगर कोई लीव को कन्वर्ट नहीं कर सकता। यदि आप एप्लीकेशन दे रहे हो कि मैं ईएल मुझे चाहिए था और एक्सीजेंसी सिचुएशन है, उसको एचपीएल में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो आपका एप्लीकेशन इस हिसाब से कन्वर्ट होगा, नहीं तो डायरेक्टली ऑन द नेम ऑफ इमरजेंसी एंड एक्सीजेंसी द लीव अथॉरिटी कैन नॉट कन्वर्ट वन टाइप ऑफ लीव टू अनदर टाइप ऑफ लीव। अच्छा, अनदर वन, यदि यहां पर दिया है विजुअली इंपेयर्ड जो एम्प्लॉय है, सेम इमरजेंसी सिचुएशन में, मैं यहां पर लिख दिया कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या लीव अथॉरिटी डिनाई कर सकता है? यदि विजुअल इंपेयर्ड एम्प्लॉय का सपोज लीव ग्रांट हो चुका है मगर वो अभी इमरजेंसी सिचुएशन आया, कोई नेचुरल डिजास्टर आया, क्या लीव अथॉरिटी मना कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है कि आपका जो ग्रांट हुआ था वो रिवोक होगा, कि आप लीव मांग रहे हो आपको लीव नहीं दिया जाएगा, क्या हो सकता है?
देखिए इमरजेंसी सिचुएशन में आपका मेडिकल अथॉरिटी जो एडवाइस देगा, ठीक है, मेडिकल अथॉरिटी का जो एडवाइस है वो मैंडेटरी होगा। यदि मेडिकल अथॉरिटी बोलेगा उसको लीव चाहिए तो लीव दे दिया जाएगा, उसको लीव ग्रांट हुआ है उसको रिवोक नहीं किया जाएगा, कि उसका लीव को मना नहीं किया जाएगा। तो मेडिकल अथॉरिटी जो एक्सटर्नल एजेंसी मेडिकल अथॉरिटी का हेल्प डिसीजन फाइनल होगा। ये बोल रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। मगर यहां पर जो ऑप्शन क्वेश्चन है थोड़ा टिपिकली दिया है क्वेश्चन कि ड्यू टू an acute shortage of personnel during an emergency administrative crisis, a competent authority rejects an employee's application for on leave and unilaterally converts, अच्छा, rejects an employee's application on leave and unilaterally converts it into half pay leave to the balance। अच्छा, ये नहीं कर सकता, डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकता, ईएल को एचपीएल में कन्वर्ट नहीं कर सकता इमरजेंसी सिचुएशन में। यदि कॉन्सर्न एम्प्लॉय वो एप्लीकेशन दे रहा है कन्वर्सन के लिए तब होगा। अच्छा, यहां पर दिया है concurrently the competent authority refuses an application of leave under rule 20, क्योंकि जो विजुअली जो हैंडीकैप्ड है उनको रूल 20 के हिसाब से लीव मिलता है, सबमिटेड बाय विजुअली impaired employee citing urgent public service exigencies without consulting any external agency which of the, अच्छा, ऑन द नेम ऑफ एक्सीजेंसी कोई विजुअली इंपेयर्ड एम्प्लॉय का जो लीव है उसको रिवोक कर देना, कि उसको रिफ्यूज करना, ये नहीं है। यदि उसमें क्या है, आप मेडिकल अथॉरिटी का हेल्प लेना है। मेडिकल अथॉरिटी जो बोलेगा, जो डिसीजन नहीं उसको लीव चाहिए उसको लीव दे दीजिए, कि नहीं वो फिट है अभी, फिजिकली मेंटली फिट है तो उसका लीव आप रिवोक कर सकते हो, कि उसका लीव को आप रिफ्यूज कर सकते हो। तो मेडिकल अथॉरिटी का जो डिसीजन होगा वही होगा। तो इस केस में क्या है, बोथ एक्शंस आर लीगली, बोथ, यहां पर बोथ एक्शंस लीगली एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो वही दिया है ऑप्शन ए, बोथ एक्शंस आर लीगली सस्टेनेबल बिकॉज द रूल्स, ये गलत होगा, लीगली करेक्ट नहीं है। The alteration of the on leave to HPL is illegal without a written request from the employee, but the absolute refusal of the Rule 20 leave is valid due to the overriding nature of public service। नहीं, ठीक नहीं है। The alteration of the on leave to HPL is illegal without a written request from the employee, and the refusal of the Rule 20 leave is void because it requires a mandatory reference to the medical authority whose advice is binding। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप देख लीजिए रूल 7(2) में क्लियरली मेंशन है, ठीक है। आप कोई भी इमरजेंसी नाम पे कोई लीव को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट अप्रोचिंग ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉय। और सेकेंड वन, जो लीव 20 में जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को जो लीव मिलता है और ऑन द नेम ऑफ इमरजेंसी की एक्सीजेंसी आप उसका लीव को जो विजुअली इंपेयर्ड एम्प्लॉय है उसका लीव को रिवोक करना, उसको लीव को रिफ्यूज करना विदाउट मेडिकल अथॉरिटी का कंसल्टेशन, ये नहीं होगा। आपको उस टाइम में मेडिकल अथॉरिटी के साथ कंसल्ट करना है और मेडिकल अथॉरिटी का जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों एक्चुअली, फर्स्ट वन इलीगल है, कोई विदाउट इट मींस एप्लीकेशन ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉय कोई लीव को अदर लीव में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सेकेंड है वो जो रूल 20 में जो लीव है और वो वॉइड हो जाएगा क्योंकि मेडिकल अथॉरिटी के साथ कंसल्ट नहीं किया गया, उसका लीव को रिफ्यूज कर दिया गया, कि उसका लीव को रिवोक कर दिया गया, ठीक है। तो यहां पर रूल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें रूल पोजीशन आप देख लीजिए, यहां पर रूल 7 फर्स्ट वन तो आप क्लियर है, लीव कैनॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट। सेकेंड वन दिया है व्हेन द एक्सीजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विस, ओके, सो रिक्वायर लीव ऑफ एनी काइंड दिया है, मे बी रिफ्यूज्ड और रिवोक्ड बाय द अथॉरिटी। कोई लीव आप मांग रहे हो, रिफ्यूज किया जा सकता है, और लीव ग्रांट हुआ है तो उसको रिवोक कर दिया जाएगा बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट इट, बट इट शैल नॉट बी ओपन टू दैट अथॉरिटी टू अल्टर। इसमें चेंज नहीं कर सकता कि नहीं अभी इमरजेंसी सिचुएशन है, आप ईएल मांगा था तो उसको एचपीएल में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये पावर नहीं है जब तक वो कंसर्न एम्प्लॉय एप्लीकेशन ना दे। अल्टर द काइंड ऑफ लीव ड्यू एंड अप्लाइड फॉर एक्सेप्ट एट द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। और नेक्स्ट वन, प्रोवाइडेड दैट लीव अप्लाइड अंडर रूल 20 जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड और रिवोक्ड विदाउट रिफरेंस टू द मेडिकल अथॉरिटी हुज एडवाइस शैल बी बाइंडिंग। मेडिकल अथॉरिटी के साथ कंसल्ट नहीं किया, इमरजेंसी के नाम पे आप उसका लीव को रिवोक कर दिया, कि उसका वो लीव मांग रहा है उसको रिफ्यूज कर दिया, ये नहीं है, लीगल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि मिस्टर एक्स, ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, applies for a post in an autonomous body, statutory body under the government of India. His application is forwarded through proper channel by his parent department. Upon his selection, he is required to formally resign from his parent department on April 15 to join the new post on April 16. What is the status of the accumulated leave balance to his credit in his parent department upon his resignation? अच्छा, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आप ऑटोनोमस बॉडी को जा रहे हो प्रॉपर चैनल में, प्रॉपर चैनल क्या है, आप एनओसी लिया है, यहां पर लिख दिया प्रॉपर चैनल, प्रॉपर चैनल में आप एनओसी लिया है और आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर जा रहे हो। प्रॉपर चैनल आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया कि मैं ऑटोनोमस बॉडी का इस पोस्ट में मैं डाला, तो यदि मेरा सिलेक्शन होता है मुझे रिलीव किया जाए। तो ऐसे आपको जो भी उनका अनेक्सर है आप फिलअप करके आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को देना है, आपको एनओसी मिलेगा आपका पेरेंट डिपार्टमेंट से। तो आप प्रॉपर चैनल में गए, टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर ऑटोनोमस बॉडी में गए, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी लीव अक्यूमुलेटेड था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी क्लियर ऑन स्टूडेंट नॉट? तो उसमें ये जो बोल रहा है रूल 9 सबसेक्शन 2 बोल रहा है, ठीक है। यदि आप प्रॉपर चैनल में आप अदर डिपार्टमेंट को जा रहे हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑटोनोमस बॉडी जा रहे हो, ठीक है, कि अदर डिपार्टमेंट को जा रहे हो, आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। कभी कभी हमारा मन में आता है कि हम ऑटोनोमस बॉडी को जा रहे हैं, डायरेक्ट डिपार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट डिपार्टमेंट से हम ऑटोनोमस बॉडी को जा रहे हैं प्रॉपर चैनल में, तो वो जो लीव है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आप प्रॉपर चैनल में जाना है, विदाउट प्रॉपर डायरेक्टली रेजिग्नेशन देकर आप चले जाओगे, डायरेक्टली रेजिग्नेशन नहीं होगा, वो लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, समझ रहे हो। ओनली प्रॉपर चैनल में जाओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑटोनोमस बॉडी वो जो लीव आपका अक्यूमुलेटेड है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये रूल 9 सबसेक्शन 2 बोल रहा है। तो उसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, अभी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द एंटायर लीव बैलेंस लैप्सेस instantly on April 15 under Rule 9(1) of the CCS leave rules because a statutory body is technically outside the core civil services of the union. ये ठीक नहीं है, पूरा लैप्स नहीं होगा, बोल रहा है लैप्स हो जाएगा। The resignation does not result in the lapse of the leave to his credit under Rule 9(2) of CCS leave rules because his application was routed through the proper channel and the resignation was a prerequisite for taking up the new post under the government of India. तो ये करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हाफ ऑफ इज accumulated leave lapses while the remaining half is converted into cash compensation under the provision of Rule 39 नहीं है। The leave balance is frozen temporarily and will only be restored if the return to his parent department within a maximum period of 2 years. तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपका प्रॉपर चैनल में आप जा रहे हो तो आपका लीव कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो अभी रूल 9 को आप थोड़ा देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में। रूल 9(2) क्लियर बोला है, provides an explicit protection mechanism if a government servant applies for another post under the government of India but outside his parent office or department, outside his parent cadre, pushes it through the proper channel, proper channel में आप अप्लाई किया था पेरेंट डिपार्टमेंट में, and is required to resign his post before taking up the new one, such resignation shall not result in the lapse of the leave to his credit. तो प्रॉपर चैनल में जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो भी लीव एक्यूमुलेटेड है पेरेंट डिपार्टमेंट में वो लैप्स नहीं होगा। आप यहाँ से रेजिग्नेशन देकर जाकर आपका आउटसाइड कैडर में ज्वाइन करेंगे और वो लीव कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये रूल 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। रूल 9 सबसेक्शन 2 बोल रहा है, सीसीएस लीव रूल्स 1972, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 को चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर लीगल वैलिडिटी पूछा है। एग्जामाइन द लीगल वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ड ऑन रूल 9 ऑफ सीसीएस लीव रूल्स 1972। रूल 9 को एम्फसाइज किया है। दो सिनेरियोज दिया है, सिनेरियो पी, सिनेरियो क्यू। सिनेरियो पी दिया है, एन एम्प्लॉई इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस फॉलोइंग ए डिसिप्लिनरी इंक्वायरी। डिसिप्लिनरी इंक्वायरी से एम्प्लॉई को डिसमिस कर दिया गया। कजिंग इज 120 डेज ऑफ अक्यूमुलेटेड ऑन लीव लैप्स हो गया ऑटोमेटिकली। आपको जब डिसमिस कर दिया जाएगा तो वहां से आपका सर्विस सीज हो गया, तो आपका जो भी अक्यूमुलेटेड लीव है वो लैप्स हो जाएगा, ये तो रूल है। मगर बाद में क्या हुआ, इज लेटर फुल्ली रीइंस्टेटेड ऑन अपील। अपील की रिवीजन की वजह से फिर वो रीइंस्टेट हो गया। द डिपार्टमेंट रूल्स दैट ही मस्ट स्टार्ट अर्निंग लीव ए फ्रेश फ्रॉम द डेट ऑफ रीइंस्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि जो सिनेरियो दिया है कि द डिपार्टमेंट का रूल्स है कि उसको फ्रेश ईएल मिलेगा रीइंस्टेटमेंट के बाद।
जो प्रीवियस जो था डिसमिस होने से पहले, वो सब लैप्स हो जाएगा। ये रूल नहीं है। वो बोल रहा है कि यदि आप के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग मेजर पेनल्टी लगा और आपको डिसमिस कर दिया गया तो वो लैप्स हो जाएगा, जो भी अक्यूमुलेटेड है। मगर उसके बाद यदि आपको अपील और रिवीजन में रीइंस्टेट कर दिया गया तो जो डिसमिस के पहले जो आपका ईएल था कि एचपीएल था, वो लैप्स नहीं होगा। और जो जब आपका रीइंस्टेटमेंट हो जाएगा तो रीइंस्टेटमेंट होने से क्या है, आपका जो पीरियड डिसमिस होने के बाद जो गैप आ गया वो एक्चुअली लीव के लिए काउंट होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपका फ्रेश सीएल, आप रीइंस्टेटमेंट के बाद फ्रेश सीएल आपको, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपका लैप्स नहीं। इज लेटर फुल्ली अपील द डिपार्टमेंट रूल दैट ही मस्ट स्टार्ट अर्निंग लीव फ्रेश फ्रॉम द डेट ऑफ नो। तो आपका जो पास्ट ईयर है, तो देखिए आपका सपोज जनवरी 1 26 में आप डिसमिस हो गए। सपोज आपको डिसमिस कर दिया गया और आपका अक्यूमुलेटेड था 120 ईएल। ठीक है, फिर आपको रीइंस्टेट कर दिया गया अप्रैल 1 2026 में। ये जो ईएल, जो पास्ट ईएल, क्या ये लैप्स हो जाएगा? हाँ, जब आपको डिसमिस कर दिया गया लैप्स हो गया, मगर फिर रीइंस्टेट हो गए, अप्रैल 1 में, तो रीइंस्टेट होने से ये लैप्स नहीं होगा, ये लैप्स नहीं होगा, 120 ईएल मिलेगा। और ये जो पीरियड है, जो गैप है, आपको जनवरी 1 में आपका सर्विस सीज हो गया था क्योंकि डिसमिसल वजह से, फिर आपका रीइंस्टेटमेंट हुआ, ये जो प्रीवियस पीरियड क्या होगा, क्या लीव में काउंट होगा कि नहीं? यहां पर दिया है कि उसमें वो बोल रहा है कि ये जो पीरियड है, जो जिस डेट से आपका डिसमिसल लागू हुआ अप टू रीइंस्टेटमेंट, जो पीरियड गैप है, वो लीव के लिए काउंट होगा। ठीक है, वो लीव के लिए काउंट होगा। तो इसमें क्लियरली मेंशन है लीव रूल्स में। और एक दे दिया सिनेरियो क्यू में, क्या है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स ऑन एन इनवैलिड पेंशन, काउंट्स हिज पास्ट सर्विस फॉर पेंशन accumulations upon being legally re-employed and claims the right to count his former service toward his leave account। तो ये दिया है को एक इनवैलिड पेंशन, रिटायर्स इनवैलिड पेंशन, ये इनवैलिड होकर रिटायरमेंट हो गए, आपको इनवैलिड पेंशन मिल रहा है, फिर उसके बाद आपको फिर री एम्प्लॉयमेंट मिला, क्या जो पास्ट में जो लीव था वो कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड क्लेम्स द राइट टू काउंट हिज फॉर्मर सर्विस टुवर्ड हिज न्यू लीव अकाउंट, ये होगा, ये करेक्ट है। तो उसमें व्हिच ऑफ द सिनेरियोज रिफ्लेक्ट्स ए करेक्ट एप्लीकेशन? करेक्ट एप्लीकेशन ओनली क्यू है, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके, ओनली क्यू स्टेटमेंट, मगर सिनेरियो पी इज इनकरेक्ट वन। तो उसको थोड़ा हम क्लैरिफाई करेंगे। आप ये पॉइंट्स को देखिए। रूल 9 जो है, इफेक्ट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑन लीव एट क्रेडिट। फर्स्ट 9 सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि एनी क्लेम टू लीव टू द क्रेडिट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड, और अच्छा, ये क्या बोल रहा है, यदि आपको डिसमिस कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो आपका सर्विस सीज हो गया, और जो ईएल एचपीएल वो सब लैप्स हो जाएगा। सीजेस फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसमिसल, रिमूवल और रेजिग्नेशन, और who resigns from the government service ceases from the date of such dismissal or removal or resignation। तो उसमें क्या हुआ, रिमूवल डिसमिसल के वजह से आपका जो ईएल एचपीएल है वो सब लैप्स हो जाएगा, मगर रेजिग्नेशन दे देते हो तो आपको ईएल एनकैशमेंट मिलेगा। मगर रेजिग्नेशन के वजह से क्या है, याद रखो, आपको 50% ईएल, देखो आप रिजाइन कर देते हो तो रिजाइन के वजह से क्या है, ये टेक्निकल डायरेक्टली रिजाइन आप कर दिया, तो उसमें क्या है 50% ईएल एनकैश होगा, मगर एचपीएल लैप्स हो जाएगा, ये पूरा लैप्स हो जाएगा। मगर डिसमिसल रिमूवल के वजह से डिसमिसल रिमूवल में पूरा लैप्स हो जाएगा, और आपका सर्विस तो सीजेस हो गया, और इसमें जो भी ईएल एचपीएल था वो सब लैप्स हो जाएगा डिसमिसल रिमूवल केस में। मगर रिजाइन केस में क्या होगा, डायरेक्टली आप रिजाइन दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो ईएल था 50% इनकैश होगा, और एचपीएल में कुछ नहीं मिलेगा, वो पूरा लैप्स हो जाएगा। 9(2) ये बोल रहा है कि आप प्रॉपर चैनल में, आप सपोज आप एक्स कैडर पोस्ट में जा रहे हो, इसमें बता दिया कि एक्स कैडर पोस्ट में जा रहे हो और प्रॉपर चैनल में जा रहे हो,
तो प्रॉपर चैनल में टेक्निकल रेजिग्नेशन, टेक्निकल टीआर कर दिया जा रहे हो, तो आपका जितना लीव है कैरी फॉरवर्ड होगा, उसमें कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चाहे जो ईएल एचपीएल वो सब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये 9(2) बोल रहा है, ठीक है। थर्ड वन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप डिसमिस और रिमूव हो गए और फिर आपका री इंस्टेटमेंट हो गया अपील रिवीजन की वजह से, तो साल भी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से यहां तक, साल बी एंटाइटल्ड टू काउंट फॉर लीव हिज सर्विस प्रायर टू डिसमिसल और रिमूवल एज द केस में बी। shall be entitled to count for leave, shall be entitled to count for leave his service prior to dismissal or removal as the case may be। तो आपका जो डिसमिसल के पहले जो भी आपका एक्युमुलेटेड लीव था वो सब काउंट होगा, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसमें दिया जाएगा कि जो गैप था वो गैप को ड्यूटी पीरियड में काउंट नहीं होगा। डिसमिसल टू रीइंस्टेटमेंट जो पीरियड गैप था, सपोज आपको जो ऑर्डर मिला, ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि वो जो गैप पीरियड है डिसमिसल टू रीइंस्टेटमेंट, वो पीरियड ड्यूटी में काउंट नहीं होगा। यदि ड्यूटी में काउंट नहीं होगा तो लीव कैसे मिलेगा? और ये मेंशन होगा कि ड्यूटी में काउंट होगा तो ईएल मिलेगा, एचपीएल मिलेगा, आज यूजुअल आपका लीव आपको मिलेगा। मगर इसमें मजा बात है, यदि आप रीइंस्टेटमेंट, सपोज आपको डिसमिस कर दिया गया, फिर उसके बाद आप रीइंस्टेटमेंट हो गए, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो प्रायर टू डिसमिसल जो आपका एक्युमुलेटेड लीव था, वो जो एक्युमुलेटेड लीव था वो लैप्स नहीं होगा, वो लैप्स नहीं होगा। एक्युमुलेटेड लीव प्रायर टू डिसमिसल, प्रायर टू डिसमिसल वो एक्युमुलेटेड जो लीव था वो लैप्स नहीं होगा। मगर नॉर्मली डिसमिसल रिमूवल के वजह से लैप्स हो जाता है जो भी एक्युमुलेटेड लीव, मगर जब रीइंस्टेटमेंट हो जाएगा तो प्रायर टू डिसमिसल, डिसमिसल के पहले जो भी लीव एक्युमुलेटेड था वो सब मिलेगा। हाँ, मगर जो आप बोलेंगे गैप पीरियड क्या होगा, जो डिसमिसल टू रीइंस्टेटमेंट में बताया ऑर्डर, आप देखिए ऑर्डर में बोला जाएगा कि वो ड्यूटी पीरियड में काउंट नहीं होगा, वो गैप पीरियड काउंट नहीं होगा, तो आपको आपका लीव कैसे मिलेगा? तो लीव पीरियड के लिए काउंट नहीं होगा। और यदि ऑर्डर में मेंशन होगा कि जो गैप पीरियड है वो ड्यूटी में काउंट होगा, ड्यूटी में काउंट होगा मीन्स आपको लीव में काउंट होगा, ठीक है। और 9(4) बोल रहा है ये कि इनवैलिडेशन, आप एक सपोज रिटायर्ड हो गया, आपको इनवैलिड पेंशन मिल रहा है, जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है, ओके, डिसेबल एम्प्लॉय, वो रिटायरमेंट ले लिया, इनवैलिड रिटायरमेंट, तो इनवैलिड पेंशन और ग्रेचुइटी इज री एम्प्लॉयड, उसको री एम्प्लॉयमेंट मिला, और वो बोल रहा है मेरा पास्ट सर्विस एक्चुअली अलाउड टू काउंट हिज पास्ट सर्विस फॉर पेंशन, शैल बी एंटाइटल्ड टू काउंट हिज फॉर्मर सर्विस टुवर्ड्स लीव। तो ऑटोमेटिकली वो भी इनवैलिड पेंशन मिल रहा है और उसका फिर री एम्प्लॉयमेंट हुआ, और वो बोल रहा है कि मेरा जो पास्ट सर्विस है उसको लीव के लिए काउंट किया जाए, ओके, तो वो होगा, काउंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रूल 9 का 4 सबसेक्शंस है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, an employee submits a leave application in November 2025 under the rules prevailing at the time. Due to administrative delays, the leave is processed. Due to administrative delays, the leave is processed and officially granted in February 2026. Meanwhile, the government notifies a restrictive amendment to the leave rules effective January 1, 2026, which significantly reduces the maximum entitlement for that specific category of leave. How should the employee's claim be regulated? देखिए, वो बोल रहा है कि आप नवंबर 25 में एप्लीकेशन दे दिए, आप एप्लीकेशन दिया, मगर वो एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ फरवरी 2026 में, वो ग्रांट हुआ, ऑफिशियली ग्रांटेड हुआ, थोड़ा लेट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हो गया, ग्रांटेड हो गया, आप एप्लीकेशन दिया नवंबर 25, मगर ग्रांट हुआ फरवरी 2026। उसके अंदर क्या हुआ ना, जनवरी 1 में लीव रूल्स चेंज हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है। इसमें याद रखिए कि जब आप एप्लीकेशन दिया, जो लीव रूल्स जो है एक्चुअली, तो वही लागू होगा। और जब आपका ग्रांट होगा, जैसे आप अप्लाई किया, एक लीव रूल्स था, मगर अभी जब फरवरी 26 में आपका ग्रांट हो रहा है, वो लीव रूल्स चेंज हो चुका है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में जनवरी 1, 2026 में मॉडिफाई हो चुका है लीव रूल्स। तो जब ग्रांट होगा तो जो मॉडिफाइड लीव रूल्स है उसी को ही लागू किया जाएगा, चाहे एप्लीकेशन पहले दिया था
मगर अभी तो ग्रांट हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले के वजह से वो इमीडिएटली ग्रांट नहीं हुआ, मगर February 26 में जब ग्रांट हुआ तब उस टाइम ऑलरेडी लीव रूल्स मॉडिफाई हो चुका है। तो क्या होगा, जब आप एप्लीकेशन दिया था उस टाइम में जो रूल था वही उसको लागू किया जाएगा, नहीं मॉडिफाइड रूल्स को लागू किया जाएगा। याद रखिए, मॉडिफाइड रूल्स को लागू किया जाएगा ग्रांट के समय, ठीक है। तो ये रूल 8 बोल रहा है। आप रूल पोजीशन में बता देता हूं, आपका सीसीएस लीव रूल्स आप देखिए, रूल 8 बोल रहा है। रूल 8 ये बोला है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्लेम टू लीव is regulated by the rules in force at the time the leave is applied for and granted। तो जब आप लीव अप्लाई किया तो उस समय क्या था लीव रूल, और जब ग्रांट लीव अथॉरिटी जब आपका लीव को ग्रांट करेगा उस टाइम में सेम रूल है ना चेंज है। यदि चेंज है तो चेंज रूल लागू अप्लाई किया जाएगा। चेंज रूल को के हिसाब से लीव अथॉरिटी माइट मीन्स लीव अलाउ करेगा, ठीक है। तो उसी में ऑप्शंस आप देखिए, the claim must be regulated entirely by the liberal rules in force in November 2025 since the employee cannot be penalized for internal administrative delays. The claim must be split retroactively. The portion of leave corresponding to 2025 follows the old rules and the portion falling in 2026 follows the amended rules. The claim is governed by the rules in force at the time the leave is applied for and granted. Since an amendment occurred midway, the matter must be referred to the Department of Personnel and Training for a special dispensation. Fourth one, the claim must be regulated by the amended rules in force in February 2026 because the Rule 8 dictates that a claim is regulated by the rules in force at the time the leave is applied and for granted. Option D is the correct answer according to the Rule 8 of CCS Leave Rules 1972, ठीक है। इसमें क्लियरली दे दिया है, देखिए रूल 8, रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू लीव। रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू लीव एक गवर्नमेंट, इसमें क्लियर दे दिया है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्लेम टू लीव is regulated by the rules in force at the time the leave is applied for and granted। आप जब लीव अप्लाई किया उस टाइम में एक लीव रूल था, और जब आपका लीव ग्रांट हो रहा है तब लीव रूल्स में चेंजेस आ चुका है। तो क्या किया जाएगा, जब ग्रांट होगा, यदि लीव रूल्स में चेंज आ चुका है वही चेंज रूल्स को हिसाब से लीव को ग्रांट किया जाएगा। आप ये मत समझिए कि जब मैं एप्लीकेशन दिया था ये रूल था उसी रूल को यहां पर लागू किया जाए, वो नहीं। जब अप्लाई किया था ठीक है, जब ग्रांट कर रहा है लीव अथॉरिटी उस समय यदि लीव रूल्स में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है वही मॉडिफाइड रूल्स को फॉलो करके लीव अथॉरिटी ने लीव सैंक्शन करेगा, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। an employee takes 20 days of extraordinary leave in January. After returning to duty they realized that they had an ample balance of earned leave available in their account at the time the UL was approved. The employee submits a written request to the competent authority to retrospectively change those 20 days of UL into EL. Which of the following conditions must be satisfied for the authority to legally approve this request? तो आप रूल 10 में एक है रूल कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर। इसमें क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जनवरी 1 to 20 आप 20 डेज ईओएल लिए थे, 20 डेज ईओएल लिए थे, मगर उस समय आपका ईएल था, आपका सपोज इसी टाइम में ईएल ड्यू था, आपका सपोज ईएल ड्यू 90 डेज ईएल था, मगर आप ईएल नहीं लिए, आप ईओएल ले लिए 20 डेज, ठीक है। इसी टाइम में आपका ईएल था, ऐसा नहीं कि ईएल नहीं था, ईएल था मगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले लिए। बाद में आप जब ज्वाइन किए, ठीक है, जनवरी 21 को आप ज्वाइन किए, और जनवरी 21 में आप ज्वाइन किए, तब आप जब ज्वाइन किए उसका 30 डेज के अंदर आप एप्लीकेशन दे सकते हो कि मैं एक्चुअली ईओएल 20 डेज लिया था, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली ईएल को कन्वर्ट कर दिया जाए। ओके, ईओएल को ईएल में कन्वर्ट कर दिया जाए। मैं जो ईओएल लिया था 20 डेज उसको उस टाइम में मेरा ईएल था तो उसको ईएल में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो यहां पर लीव अथॉरिटी ये देखेगा कि जब आपको ईओएल सैंक्शन हुआ था, क्या आपका कुछ ईएल था, आपका सर्विस बुक में ईएल था, ईएल ड्यू था उतना दिन का,
अभी आप एप्लीकेशन, आप ज्वाइन करने के बाद एप्लीकेशन दोगे 30 डेज के अंदर, याद रखिए। जब आप ज्वाइन करोगे उसका 30 डेज के अंदर आप जो लीव लिया था उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो न्यू टाइप ऑफ लीव में, मगर लीव अथॉरिटी ये देखेगा कि आप तो एप्लीकेशन दे दिया, लीव अथॉरिटी ये देखेगा कि आप अप्लाई किया है, मेरा ईओएल में जो लिया था उसको ईएल को कन्वर्ट कर दिया जाए। तो आपका लीव अथॉरिटी देखेगा कि जिस टाइम में आप ईओएल लिए थे क्या उस टाइम में आपका ईएल ड्यू था सर्विस बुक में, यदि था तो वो कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक मैटर ऑफ राइट नहीं है, मगर लीव अथॉरिटी कन्वर्ट कर सकता है। ये रूल 10 आप देखिए, रूल 10 जो है सीसीएस जो कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन देखिए, यहां पर 3 ऑप्शंस दिया है, हम करेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। द ईएल मस्ट हैव बीन ड्यू एंड एडमिसिबल टू द एम्प्लॉय एट द एग्जैक्ट टाइम द ओरिजिनल लीव वाज ग्रांटेड। तो यदि आप चाहते हो कि मैं जो ईओएल लिया था उसको ईएल में कन्वर्ट किया जाए, तो लीव अथॉरिटी देखेगा कि जब आप ईओएल लिया था क्या उस टाइम में ईएल था, उतना दिन का ईएल था, यदि था तब वो कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा, द रिक्वेस्ट मस्ट बी सबमिटेड विद इन 30 डेज। अच्छा, आप ज्वाइन करने के बाद, आप तो ईओएल लिया था, वो खत्म हो गया, आप जब ज्वाइन करोगे उसका 30 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन देना है लीव अथॉरिटी को। यू मस्ट अप्लाई आफ्टर ज्वाइन, एक्चुअली यू मस्ट गिव एप्लीकेशन टू द लीव अथॉरिटी विद इन 30 डेज एंड रिक्वेस्ट टू द लीव अथॉरिटी फॉर कन्वर्सन ऑफ लीव फ्रॉम ईओएल टू ईएल। तो ईएल मीन्स सपोज मेरा एग्जाम्पल में, तो वहां पर लीव अथॉरिटी चेक करेगा कि आपका जो ईओएल सैंक्शन हुआ था क्या उस टाइम में उतना दिन का ईएल था, यदि था वो कन्वर्ट कर देगा। तो रिक्वायरमेंट्स सबमिटेड, ये भी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द एम्प्लॉय मस्ट एस्टैब्लिश ए लीगल राइट टू द कम्यूटेशन फोर्सिंग द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट इट इफ द लीव बैलेंस इज वेरीफाइड। ये इनकरेक्ट है, करेक्ट मीन्स 1 and 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये रूल, ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप रूल पोजीशन को थोड़ा देख लीजिए। कम्यूटेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट रूल पोजीशन है, कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर। वो बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट द अथॉरिटी व्हिच ग्रांटेड हिम लीव may commute it retrospectively into leave of a different kind which was due and admissible to him at the time the leave was granted, but the government servant cannot claim such commutation as a matter of right। तो आपका, आप ईओएल सैंक्शन हो गया था 20 डेज, मगर आप जब ज्वाइन कर दिया उसका 30 डेज के अंदर आप एप्लीकेशन डालोगे कि इसको ईएल में कन्वर्ट कर दिया जाए। एप्लीकेशन डालने से नहीं होगा, उस टाइम में लीव अथॉरिटी चेक करेगा। एट दैट टाइम लीव अथॉरिटी मस्ट चेक कि व्हेन योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव वाज सैंक्शनड एट दैट टाइम दैट मच ऑफ डेज ऑफ ईएल वेदर इट इज ड्यू इन योर सर्विस बुक और नॉट। जब आपका यूएल सैंक्शन हुआ था उतना ईएल आपका था कि नहीं, यदि होगा वो उसको कन्वर्ट करेगा, मगर आपका एक मैटर ऑफ राइट नहीं है वो, इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द लीव अथॉरिटी। और एक है provided that no such request shall be considered unless received by such authority or any other authority designated in this behalf within a period of 30 days of the concerned government servant joining his duty on the expiry of relevant spell of leave availed by him। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिया था कि आप सपोज एग्जाम्पल को देख लीजिए और एक बार, कि जनवरी 1 to 20 आपका ईओएल सैंक्शन हो गया, आप ज्वाइन किए जनवरी 21, आप ज्वाइन किए, जब ज्वाइन किया 30 डेज वो बोल रहा है विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, माने ये काउंट होगा, ज्वाइन किया मीन्स ये भी काउंट होगा। तो जनवरी 21 से आप इट मीन्स 30 डेज काउंट कर दीजिए, और जनवरी 20 वो दिया है ना क्लियरली कि डेजिग्नेटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट। ओके, जब आप ज्वाइन करोगे ओके उसका 30 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन डालना है कि मैं जो 20 डेज यूएल लिया था उसको ईएल में कन्वर्ट कर दिया जाए, कम्यूट कर दिया जाए। तो लीव अथॉरिटी चेक करेगा कि आपको जब ईओएल सैंक्शन हुआ था उस टाइम में 20 सपोज मेरा एग्जांपल में 20 डेज क्या उतना ईएल था उस टाइम में, यदि होगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा। मगर आप जब ज्वाइन करोगे उसका 30 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना है, ठीक है, एप्लीकेशन देना है कि मेरा जो मैं लीव लिया था उसको कम्यूट कर दिया जाए अनदर काइंड ऑफ लीव में। तो ये रूल 10 है।
तो आज मेरा ये 10 क्वेश्चंस था लीव रूल्स का, रूल 1 to 10 के अंदर. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. आज इतना ही है. थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू.